कार्बन की यौगिक अपन पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन तथा अपमार्जक पढ़ा था और अपमार्जक के बारे में बताया था कि अपमार्जक साबुन से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि अपमार्जक बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में सोडियम लॉरिल सल्फेट का यूज किया जाता है। और सोडियम लॉरिल सल्फेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण कठोर जल में डिटर्जेंट आसानी से झाग दे देता है। एक प्रश्न आता है कि डिटर्जेंट का भार बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। और डिटर्जेंट जो होता है वो जल का, पानी का सरफेस टेंशन कम कर देता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। जैसे कई बार प्रश्न ये भी आता है कि साफ पानी से कपड़े धोने पर कपड़े साफ नहीं होते हैं, जबकि साबुन या डिटर्जेंट घुले हुए पानी से कपड़े साफ हो जाते हैं, क्यों? ये ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी से कपड़े जल्दी साफ होते हैं, क्यों? तो गर्म पानी या पानी को चाहे गर्म करो, चाहे उसमें कोई अशुद्धि मिलाएं, अशुद्धि के रूप में चाहे कुछ भी डिटर्जेंट हो सकता है, सोप हो सकता है, कुछ और सोडा हो सकता है, उसको मिलाने से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कोई भी द्रव जो होता है वो अपना कम से कम लिमिटेड क्षेत्रफल धारण करने की क्षमता रखता है, कम से कम एरिया में वो आने की क्षमता रखता है। जैसे पानी है, आप उसको टब के अंदर डालोगे तो टब जैसा आकार धारण कर लेता है, ग्लास के अंदर डालोगे तो ग्लास जैसा आकार धारण कर लेता है, टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो टेस्ट ट्यूब जैसा आकार धारण कर लेता है। यानी जल की जो ऊपरी सरफेस होती है वो एक तनी हुई बिल्कुल इलास्टिक सरफेस की तरह काम करती है, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। और किसी भी द्रव में यदि हम कोई अशुद्धि मिलाएंगे या उसको गर्म करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन हमेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और सरफेस टेंशन कम होगा तो एरिया का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा तो जो अब डिटर्जेंट का पानी है वो मैल की गहराई तक चला जाता है और गंदगी को निकाल लेता है। इसलिए ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी से कपड़े अच्छी तरह से साफ होते हैं। कई बार अपन करते हैं ना, जैसे कोई कंबल वगैरह धोना होता है, चादर वगैरह, तो अपन ऐसा गर्म पानी में डुबोते हैं उनको। आप एक तो ऐसे ही चादर को ठंडे पानी में डुबो के रख दो, एक गर्म पानी में डुबो के रख दो, 20 मिनट बाद आप दोनों को, चादरों को बाहर निकालना, ज्यादा गंदा पानी कौन सा दिखेगा? गर्म वाला दिखेगा, क्योंकि गर्म वाला क्या होगा? धूल डस्ट को खींच लेता है वो, तो डिटर्जेंट मिलाने पर सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एक रीजन इसका ये भी बनता है। अगला पॉइंट नीचे लिख लीजिए आप, डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं, जिसके कारण कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखना, अपमार्जक का, डिटर्जेंट का भार बढ़ाने के लिए, डिटर्जेंट का भार बढ़ाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। बस डिटर्जेंट की एक प्रॉब्लम है कि डिटर्जेंट से वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। सर्फ का जो घोल का पानी होता है ना, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते, अपघटित नहीं कर पाते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ जाती है। जैसे नदियों के किनारे लोग कपड़े धोते हैं, वही सर्फ का पानी उस पानी में चला जाता है तो उसका अपघटन नहीं हो पाता, जबकि साबुन का पानी फिर भी अपघटित हो जाता है। डिटर्जेंट का जो पानी है उससे बस एक ही नुकसान है, साबुन का भी नुकसान तो करता है, वो भी वाटर पॉल्यूशन बढ़ाता है, लेकिन डिटर्जेंट के जो फायदे हैं ना, वो एक केवल नुकसान उसका ये है फायदे के अलावा कि इससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, जल प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया इसका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते, इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते। नीचे लिखो, अपमार्जक से, डिटर्जेंट से जल प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। अपमार्जक से या डिटर्जेंट से जल प्रदूषण की समस्या
बढ़ जाती है। क्योंकि जीवाणु इसका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जीवाणु इसका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। कुछ पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ पेट्रोलियम गैसें भी निकलती हैं। पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब होता है खनिजों से, जो खानों से जो पदार्थ निकाले जाते हैं वो कंप्लीटली पेट्रोलियम पदार्थ कहलाते हैं। फिर उनको उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे 40 से 80 डिग्री सेल्सियस पर पैराफिन मोम प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे 300 डिग्री 300 डिग्री पर डीजल प्राप्त होता है, उससे कम पर पेट्रोल प्राप्त होता है, 150-200 पे जैसे केरोसिन प्राप्त होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस पेट्रोलियम पदार्थों से जो गैस निकलती है उनको पेट्रोलियम गैसें कहते हैं, जैसे सीएनजी है, एलपीजी है। ये भी कार्बन के कंपाउंड के अंदर ही आते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। और सीएनजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, मोस्टली यही आता है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। एक होती है एलपीजी। ये एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी जो होती है ये किस किस से मिलकर बनी होती है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर के बनी होती है ये। एक प्रश्न आता है कि एलपीजी जो होती है ये सीएनजी की तुलना में, याद रखना, अधिक प्रदूषणकारी है। और सीएनजी जो होती है वो एलपीजी की तुलना में कम पॉल्यूशन फैलाती है, और सीएनजी हल्की भी होती है। इसलिए दुर्घटना के समय जो लाभ मिलता है वो किससे मिलता है? सीएनजी से। क्योंकि सीएनजी में एक तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है जिसके कारण पॉल्यूशन कम फैलाती है। जैसे पहले एलपीजी चलती थी, अभी भी चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे किस पे आ गए? सीएनजी पे आ गए। गाड़ियां वगैरह है अब किसकी आने लग गई? सीएनजी की आने लग गई। तो सीएनजी हल्की होती है। ये क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर पर भरा जाता है जिसके कारण लिक्विड फॉर्म में होती है, और ये संघनित होती है, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा होती है, और ये भारी गैस होती है। तो इसका विस्फोट होता है तो एक साथ विस्फोट करती है ये, जिससे खतरा रहता है। जबकि सीएनजी क्या होती है? सीएनजी का लीकेज हो जाता है, रिसाव हो जाता है, तो ये हल्की होती है, धीरे धीरे करके वातावरण में फैल जाती है। इससे विस्फोट होने का खतरा नहीं रहता, बहुत न के बराबर रहता है। जबकि एलपीजी से विस्फोट होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि भारी होती है और ये हल्की होती है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है, इसके अंदर कम होती है। ये महंगी होती है, और ये सीएनजी क्या है? सस्ती है। एलपीजी, एक प्रश्न आता है कि एलपीजी की रिसाव की गंध को पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है? मरकेप्टन थायोल मिला दिया जाता है। यानी हमें तुरंत पता लग जाता है, कहीं हल्की सी गैस निकलती है गैस, तो हमें पता लग जाता है कहीं एलपीजी की स्मेल आ रही है। वो स्मेल का कारण क्या है? उसमें स्मेल के लिए क्या मिला दिया जाता है? मरकेप्टल थायोल। भाई एक बात बताओ, यदि स्मेल नहीं आएगी पता कैसे चलेगा? विस्फोट हो जाएगा। तो उसमें ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उसमें अलग ही स्मेल आती है। जब गैस लीकेज होती है, अपन सिलेंडर लगाते हैं तो एक अलग ही स्मेल आती है। वो स्मेल का तुरंत पता किससे लगता है? मरकेप्टन थायोल से लगता है। इसके अलावा जैसे पेट्रोल है, बेंजीन है, डीजल है, ये सभी क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों के अंतर्गत ही आते हैं। तो नीचे लिखना पेट्रोलियम पदार्थ को। यह दुर्गंध युक्त गहरे काले रंग का तरल द्रव्य है। यह दुर्गंध युक्त गहरे काले रंग का तरल द्रव्य है जो कि द्रव लिक्विड द्रव है जो कि विभिन्न तरह के हाइड्रोकार्बन तथा सल्फर कंपाउंड्स का मिश्रण होता है।
सल्फर कंपाउंड्स या सल्फर के यौगिकों का मिश्रण होता है। विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स तथा सल्फर के यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है। इसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, इसे कच्चा तेल कहा जाता है। कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा परिष्करण करने पर या विभिन्न टेम्परेचर पर गर्म करने पर, परिष्करण करने पर विभिन्न तापमान पर अलग अलग पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होते हैं। अलग अलग पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो कि निम्न हैं। नीचे लिखो पेट्रोलियम गैसें, पेट्रोलियम गैसें। पहले लिखना एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। को यह प्रोपेन तथा ब्यूटेन से मिलकर बनती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है, यह प्रोपेन तथा ब्यूटेन से मिलकर बनती है। प्रोपेन तथा ब्यूटेन से मिलकर बनती है। इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में, घरों में ईंधन के रूप में तथा वाहनों में पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। वाहनों में पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। विकल्प के रूप में किया जाता है। नीचे लिखो एलपीजी गैस के रिसाव की गंध को, एलपीजी गैस के लीकेज की गंध को पहचानने के लिए, पहचानने के लिए मर्कैप्टन थायोल मिलाया जाता है। मर्कैप्टन थायोल मिलाया जाता है। मर्कैप्टन थायोल मिलाया जाता है। नीचे लिखो एलपीजी सीएनजी की तुलना में भारी होती है। एलपीजी सीएनजी की तुलना में भारी होती है। जिसके कारण दुर्घटना का खतरा ज्यादा होता है। जिसके कारण दुर्घटना का खतरा ज्यादा होता है। एवं इसमें कार्बन की मात्रा, एवं इसमें कार्बन की मात्रा सीएनजी की तुलना में अधिक होती है।
सीएनजी की तुलना में अधिक होती है, जिससे प्रदूषण अधिक होता है, पॉल्यूशन अधिक होता है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन। याद रखना, नीचे लिख लो, लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम लिखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं। इसका इस गैस का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम के कुएं हैं। इस गैस का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम के कुएं हैं। मुख्य घटक लिखना, मेन कंपोजिशन मीथेन, लगभग 75% मीथेन होती है। मीथेन CH4। को उच्च ऊष्मीय मान, हाई हीटिंग वैल्यू, उच्च ऊष्मीय मान व कम प्रदूषणकारी होने के कारण, व कम प्रदूषणकारी होने के कारण इसे आदर्श ईंधन कहा जाता है। इसे आदर्श ईंधन कहा जाता है, यानी कार्बन की परसेंटेज कम होती है, पॉल्यूशन नहीं फैलाती है ये। यह एलपीजी की तुलना में सस्ती, हल्की तथा कम प्रदूषणकारी होती है। यह एलपीजी की तुलना में सस्ती, हल्की तथा कम प्रदूषणकारी होती है। तीसरा पॉइंट लिखना, पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर जो होता है, ये कब प्राप्त होता है? जब पेट्रोलियम पदार्थों का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, प्रवाजी आसवन किया जाता है, तो 40 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम ईथर कहते हैं। और ये कार्बन 5 से कार्बन 8 तक के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। कार्बन 5 का मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। कार्बन 5 से लेकर के 8 तक, और 8 को कहते हैं ऑक्टेन। 5 से लेकर के कार्बन 8 तक की संख्या के इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो पेट्रोलियम ईथर में लिखना, यह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। यह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। आप सीधा भी लिख सकते हो C5 to C8। C5 to C8। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, C5 to C8 आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। आदि हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है
जो कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा 40 से 80 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। 40 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में कम, मेनली फैट सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज होता है। बसा विलायक, फैट सॉल्वेंट, चर्बी बसा जिसमें घुलनशील होती है उसको फैट सॉल्वेंट्स कहा जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में कम लेकिन फैट सॉल्वेंट के रूप में अधिक किया जाता है। फैट सॉल्वेंट के रूप में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट लिखो पेट्रोल। गैसोलीन भी पेट्रोल को ही कहते हैं, याद रखना। पेट्रोल को इसे गैसोलीन भी कहा जाता है। पेट्रोल या गैसोलीन एक ही बात है। इसे गैसोलीन भी कहते हैं। यह अत्यधिक वाष्पशील, इन उड़ता है, पेट्रोल उड़ जाता है। यदि आप खुले में रख दो तो पेट्रोल उड़ता है। यह अत्यधिक वाष्पशील तथा C6 से C8 हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। C6 से C8 हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। उपयोग लिख लेना, स्वचालित वाहनों, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स तथा ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। ड्राई वॉश, सूखी धुलाई, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स के रूप में इसका उपयोग होता है। ड्राई क्लीनिंग, कपड़ों की धुलाई करते हैं ना, ड्राई क्लीन। एक क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है उसको किस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है? ऑक्टेन नंबर द्वारा। और डीजल की गुणवत्ता को C10 नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतनी उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। डीजल को C10 संख्या के द्वारा दर्शाते हैं। नीचे को पेट्रोल की गुणवत्ता को, पेट्रोल की क्वालिटी को ऑक्टेन संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्टेन संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला लिखो कैरोसिन। मिट्टी का तेल भी कहते हैं कैरोसिन को। और ये कार्बन 10 से लेकर के कार्बन 15 तक के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है कैरोसिन तेल। ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखो, इसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। इसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। जो कि कार्बन 10 से कार्बन 15 तक के हाइड्रोकार्बनों का, कार्बन 10 से कार्बन 15 तक के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। यह पेट्रोलियम पदार्थों के, यह पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन क्रिया के दौरान, प्रभाजी आसवन क्रिया के दौरान यह पेट्रोल के या पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन विधि के दौरान 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इकट्ठा होता है। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इकट्ठा होता है। जिसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। तो
केरोसिन तेल जो होता है ये लगभग C10 से C15 और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये प्राप्त करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखो बेंजीन, ड्राई क्लीनिंग में काम आती है बेंजीन। हाँ, बेंजीन, नॉट बेंजी, बेंजीन। बेंजीन लिखता है यह कार्बन 7 से कार्बन 10 तक के हाइड्रोकार्बनों का, यह कार्बन 7 से कार्बन 10 के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, मिश्रण है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के, जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा 150 से 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में, इसका उपयोग ईंधन के रूप में, पेंट वार्निश बनाने में तथा ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, सूखी धुलाई में किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग एजेंट। अगला लिखो डीजल, डीजल, डीजल कार्बन 15 से लेकर के कार्बन 20 तक का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और ये लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्राप्त होता है। डीजल में मेनली पाया जाता है सल्फर, और सल्फर की मात्रा के आधार पर डीजल भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे एक तो होता है सूक्ष्म मात्रिक, सूक्ष्म सल्फर मात्रिक डीजल होता है, एक सिटी डीजल भी होता है, एक हरित डीजल भी होता है, इसको ग्रीन डीजल कहते हैं, एक बायो डीजल भी होता है। सबसे बढ़िया माना जाता है बायो डीजल, जो रतन जोत का नाम सुना होगा, जेट्रोपा, रतन जोत जेट्रोपा, सेलिकॉर्निया, होहोवा, जोजोवा, ये प्लांट हैं जिनकी खेती गवर्नमेंट भी कर रही है। एक तरीके से पेड़ पौधों से डीजल बनाना, उसको बायोडीजल कहते हैं। तो वो, उसमें क्या सल्फर होता नहीं है, तो वो बहुत कम प्रदूषणकारी होता है। डीजल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। आप देखना हाईवे पर जब अपन जाते हैं तो हाईवे के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे नहीं होते, काले होते हैं। हाईवे के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां देखना, उनकी पत्तियां काली दिखाई देती हैं। बहुत गौर से देखोगे जब हरी दिखाई देगी वो अंदर से, भाई ऊपर से कैसी जाती है, काली। यानी ये ट्रक बस कितने वाहन चलते हैं तो डीजल के वाहन होते हैं, डीजल पेट्रोल, तो इनसे सल्फर के कण निकलते हैं डीजल से, और वो सल्फर वाला जो धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है, वो कहाँ जम जाती है, पत्तियों पर जम जाती है। जब बारिश होती है ना, जब वो पेड़ पौधे हल्के फुल्के धुलते हैं तब भी वो काले रहते हैं। तो आप सोचो बाहर कितनी हवा चल रही है फिर भी वो काले पड़े रहते हैं। पानी भी आ रहा है, कि बरसात भी होती है, तो वो निरंतर रूप से ऐसा धुआं हमारी बॉडी में, तो बॉडी में भी तो जा रहा है। अपन बाइक से चलते हैं, कितना सारा पॉल्यूशन है वातावरण में। एक बार आपने पढ़ा हो दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक आदमी लगभग 20 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। अगर कोई पीने वाला है वो तो अलग है, उसकी तो एक्स्ट्रा है फिर वो तो, बाकी 20 सिगरेट तो हर कोई पी रहा है, यानी इतना धुआं बॉडी के अंदर जा रहा है। क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी अटैच करता है। भाई नुकसान दोनों को ही, एक तो सामने पी रहा है, एक उसको देख रहा है, तो नुकसान दोनों को ही होता है, क्योंकि उसका भी हीमोग्लोबिन उसके सीओ के परिवहन लग जाता है। तो सोचो अपने अपने फेफड़े कितने काले पड़ गए होंगे जो दिल्ली में रहते हैं या बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं। जयपुर में तो रियल में फिर भी थोड़ा सा कम है, शांति है। दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। बड़े बड़े महानगर हैं, कलकत्ता है, मुंबई है, इनमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। जयपुर तो फिर भी थोड़ा सुख शांति का, मतलब आप पैदल चल सकते हो इसमें। दिल्ली बॉम्बे में तो ऐसी हालत है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता, इतनी भीड़ है। मतलब पैदल चलेगा ना तो कम से 20 जनों से टकराएगा वो, हल्का हल्का। यहाँ तो कम से कम तुम सुख शांति से पैदल चल भी सकते हो, चाहे कहीं चल जाओ। जैसे यहाँ छोटी चौपड़ में माहौल रहता है ना एनी टाइम, ऐसा वहां दिल्ली में हर जगह रहता है। ये छोटी चौपड़ में कहाँ जगह मिलती है, आज जाता है तो हर जगह टच होता है कि इतने कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से गली में से आ गया, बीच में से, ऐसी स्थिति है हर जगह।
तो कितना और कितने वाहन चल रहे हैं, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये नुकसानदायी है हमारी बॉडी के लिए भी। अगला लिखो डीजल। डीजल लिखना, यह कार्बन 15 से कार्बन 20 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसे पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्राप्त किया जाता है। 300 प्राप्त किया जाता है। उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं भारी वाहनों में, जो भारी सामान को ले जाते हैं ना, विशेषकर वो वाहन डीजल के बने होते हैं, क्योंकि डीजल क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है और उसमें वजन को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है। हम देखो वो भारी वाहन होते हैं, पेट्रोल के नहीं मिलेंगे, हम ट्रक वगैरह है वो पेट्रोल के नहीं मिलेंगे, हमेशा डीजल के मिलेंगे। पेट्रोल गाड़ी कौन सी आती है, सवारी गाड़ी, छोटी 4-5 लोगों तक चलती है वो। डीजल गाड़ी में क्या है, सामान को झेलने की क्षमता होती है। अपनी जो 4 व्हीलर होती है, इनमें तो आप 5 कट्टे अनाज के रख दो पीछे, उसी में ये जैसे जीवित आदमी पर रख देते हैं ना, साहब कोई बस की नहीं है, ऐसा हो जाता है इनमें। जबकि ट्रक में आप कितना भी डाल दो, लोग ट्रक में तो कितनी कितनी बोरियां भर के ले जाते हैं, मतलब आ जाती है ना, उतनी एक्स्ट्रा लेके जाते हैं जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी बेचारी की औकात है ना, उससे डबल भर लेते हैं। इधर निकला रहता है, इधर निकला रहता है, आगे पीछे ऊपर, यानी इतना ही और आ जाए उसमें, फिर भी बेचारा लेके जाता है। तो डीजल में भारी चीज को खींचने की क्षमता होती है। नीचे देखो, डीजल की गुणवत्ता को शीटैन संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शीटैन संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। को वर्तमान में 4 प्रकार के डीजल प्रयुक्त किए जा रहे हैं, या सल्फर की मात्रा के आधार पर डीजल 4 प्रकार के होते हैं। जितना ज्यादा सल्फर होगा उसको उतना ही निकृष्ट कोटि का डीजल कहते हैं। पहला लिखना, निकृष्ट कोटि का डीजल, डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, डीआईक्यू कहते हैं इसको। निकृष्ट कोटि का डीजल, डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, हाँ क्वालिटी, डीआईक्यू कहते हैं इसको, निकृष्ट कोटि का डीजल। इसमें सल्फर की जो मात्रा होती है वो 0.5% होती है, और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है ये, उसको कहते हैं निकृष्ट कोटि का डीजल। देखो इसमें सल्फर की मात्रा 0.5% होती है, इसमें सल्फर की मात्रा 0.5% होती है, तथा यह सर्वाधिक प्रदूषण फैलाता है, यह सर्वाधिक प्रदूषणकारी डीजल है। दूसरा लिखो, सूक्ष्म मात्रिक गंधक युक्त डीजल, लो सल्फर डीजल, सूक्ष्म मात्रिक सल्फर डीजल, या हम कह सकते हैं लो सल्फर डीजल, एलएसडी कहते हैं इसको, एलएसडी शॉर्ट में, लो सल्फर डीजल या अति सूक्ष्म मात्रिक सल्फर डीजल। इसमें लगभग सल्फर की मात्रा होती है 0.05%, 0.05%। लिखो इसमें सल्फर की मात्रा 0.05% होती है, हाँ 0.05% होती है। यह निकृष्ट कोटि के डीजल से कम प्रदूषणकारी है, डीआईक्यू से कम प्रदूषणकारी है। अगला को, अति सूक्ष्म गंधक, अति सूक्ष्म मात्रिक गंधक डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, यूएलएसडी कहते हैं इसको। अति सूक्ष्म मात्रिक गंधक डीजल,
इसमें बहुत ही कम मात्रा होती है सल्फर की, 0.01% से भी इतनी होती है। इसको सिटी डीजल कहते हैं इसको। इसमें सल्फर की मात्रा 0.01% होती है। इसमें सल्फर की मात्रा 0.01% होती है। इसे सिटी डीजल कहते हैं। इसे सिटी डीजल कहते हैं, जो कि प्रदूषण कम फैलाता है। जो कि प्रदूषण कम फैलाता है। चौथा लिखो हरित डीजल, ग्रीन डीजल। यह उत्कृष्ट कोटि का डीजल है। उत्कृष्ट कोटि का डीजल है, अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जिसमें सल्फर की मात्रा 0.001% से भी कम होती है। 0.001% से भी कम होती है। यह सबसे कम प्रदूषणकारी होता है। यह सबसे कम प्रदूषणकारी होता है। तो ये तो है सल्फर की मात्रा के आधार पर। जो बायोडीजल होता है ना, वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है, जिसका यूज अभी तो न के बराबर होता है, बाकी आने वाले टाइम में होगा, लेकिन होगा जब जब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि नई चीज है। फिर दूसरा पेड़ पौधों से प्राप्त की जा रही है। कई बार प्रश्न आता है बायोडीजल बनाने में कौन कौन से पेड़ों पौधों का उपयोग किया जा रहा है। तो होहोबा, जोजोबा, सैलिकॉर्निया, करंज का भी करते हैं, और एक जेट्रोपा का किया जाता है। तो नीचे स्टार लगा के अलग से पॉइंट लिख लेना। बायोडीजल या जैव डीजल। पेट्रोल पंप पे डीजल दो तीन प्रकार के होते हैं, पेट्रोल एक डीजल। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे पेट्रोल भी होता है जिसको वो कहते हैं ना, सुपीरियर, एक्स्ट्रा प्रीमियम। हाँ, वो थोड़ा सा वही परसेंटेज की मात्रा के आधार पर ही है बस वो। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है, नहीं उसमें वही सल्फर की मात्रा कम वगैरह होती है, तो थोड़ा सा पोल्यूशन भी कम फैलाता है, एवरेज थोड़ा सा ज्यादा देता है। वो सीटेन ऑक्टेन का फर्क पड़ता है उसमें, क्वालिटी का फर्क पड़ता है। जैसे पेट्रोल है तो उसमें ऑक्टेन नंबर थोड़ा ज्यादा होता है, डीजल है तो उसमें सीटेन नंबर ज्यादा होता है। बायोडीजल का यूज तो देखो अभी बहुत कम है वैसे। नीचे लिख लो, बायोडीजल में लिख लो, इसे पेड़ पौधों से तैयार किया जा रहा है, जिसमें होहोबा, जोजोबा, होहोबा, जोजोबा। हाँ, ये दिल्ली रोड पर एक जगह है ढंड, उसमें तो इसकी खेती हो रही है। हाँ, दिल्ली रोड पे इसकी खेती हो रही है। राजस्थान सरकार भी इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है, गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई इसकी खेती करो। जेट्रोपा वगैरह है, होहोबा, जोजोबा, जेट्रोपा। जेट्रोपा को हिंदी में कहते हैं रतनजोत। रतनजोत, इस नाम से कई बार प्रश्न आता है, रतनजोत। सैलिकॉर्निया, सैलिकॉर्निया आदि। अगला पॉइंट डालो, स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट ऑयल। स्नेह लुब्रिकेंट ऑयल, स्नेहक तेल। नहीं, वो डीजल हो गया। हाँ पेट्रोलियम, हाँ हाँ पेट्रोलियम ही चल रहा है। स्नेहक तेल में कार्बन 17 से कार्बन 20 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं अपन स्नेहक तेल को। मशीनों का तेल आता है ना, मशीन जब टाइट चलने लग जाती है तो ऑयल डालते हैं अपन। कार्बन 20। देखो, यह कार्बन 17 से कार्बन 20 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जो कि लगभग पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, जो कि लगभग पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा
400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्राप्त होता है। 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। लास्ट लिख लो पैराफिन मोम, पैराफिन बैक्स, पैराफिन बैक्स लगभग एक कार्बन 20 से कार्बन 30 तक के हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है ये। और पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन विधि के दौरान 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर प्राप्त ये होता है। ये मोमबत्ती वगैरह बनता है, मलहम क्रीम वगैरह बनती है, इनमें इसका यूज किया जाता है। देखो यह कार्बन 20 से कार्बन 30, यह कार्बन 20 से कार्बन 30 तक के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है जिसे 400 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान पर या 400 से अधिक तापमान पर प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग पॉलिश बनाने, मोमबत्ती बनाने तथा मलहम बनाने में किया जाता है। पॉलिश बनाने, मोमबत्ती बनाने तथा मलहम बनाने में किया जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, पेट्रोलियम गैसें कहते हैं। हाँ, वैक्सीन सी बनती है, वैक्सीन।